जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव सभी को। वेलकम बैक टू दी चैनल गाइस। सो दिस वीडियो इज़ फॉर बीए थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स हु हैव टेकिंग सोशियोलॉजी एज देयर सब्जेक्ट। ठीक है। सो आज हम लोग सोशल चेंज इन इंडिया, बेसिकली जो हमारा टॉपिक है उसमें कैसे जो सोशल चेंज मूवमेंट्स के थ्रू हो रहा है उसमें हम कुछ मूवमेंट्स को डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहले मैंने पीजेंट मूवमेंट डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आज जो है सेकेंड मूवमेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कि लेबर मूवमेंट है। ठीक है। बेसिकली देखिए यहाँ पे मेरी स्पेलिंग मिस्टेक है, LABOUR होगा, उसको थोड़ा सा इग्नोर करिए। देखिए लेबर मूवमेंट जो होता है ना वो मूवमेंट होता है जिसमें जो वर्कर्स होते हैं जो कि कहीं पर्टिकुलर फैक्ट्रीज में काम कर रहे होते हैं या कहीं, वो जब अपने राइट्स के लिए स्टैंड लेते हैं, अपने इकोनॉमिक राइट्स के लिए, अपने वेजेस के लिए, कि मेरी जो सैलरी है वो बहुत कम है, मैं जिस कंडीशन में वर्क करता हूँ वो बहुत ख़राब है, वहाँ पे वर्क करना पॉसिबल नहीं है, तो वो इस चीज़ के लिए अपनी बेटर वर्किंग कंडीशन के लिए, अपने राइट्स के लिए जब स्टैंड लेते हो, दैट इज़ लेबर मूवमेंट। और ये जो कलेक्टिव एफर्ट्स होता है उसका जो एजेंडा होता है वो बिल्कुल फिक्स होता है कि उनको अपना सैलरी बढ़वानी होती है। वो जिस क्लाइमेट में वर्क कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्हें वर्क किया जा रहा है, उनके साथ जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसको वो रोक सके। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, आप लोगों ने कभी ये चीज़ नोटिस किया होगा अपने टीचर्स को कि वो पता नहीं क्यों उखड़े उखड़े से रहते हैं। मेनली देखा जाता है स्कूल के टीचर्स में ऐसा, क्योंकि फिर जितने आगे लोग बढ़ते हैं उनकी सैलरीज बहुत ही ज़्यादा हाई रहती है। पर आपने ये चीज़ नोटिस की होगी, जब आप छोटे छोटे होगे तो कोई कोई टीचर्स तो बहुत मतलब अच्छे खासे रहे होंगे, जो कि स्वीट होती हैं, फ़नी होती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही गुस्सैल टाइप की। यू नो व्हाट द मेन रीज़न इज़ कि जब जितना ही आप हाई लेवल को पढ़ाते हो ना तो उनमें इतने एफर्ट्स नहीं करने पड़ते, उसमें सिर्फ आपको बेस बनाना रहता है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना रहता है। लेकिन जब आप देखो एज अ टीचर, जब आप छोटे बच्चों को पढ़ाते हो तो आपको उनकी कॉपी चेक करनी होती है, उनकी गंदी हैंड राइटिंग, उनकी गलत गलत स्पेलिंग, उनको एक एक चीज़ समझाना होता है। ठीक है। तो वो काम कितना ज़्यादा बढ़ जाता है ये सोचो। उसके बाद जो छोटे बच्चों की जो टीचर्स होते हैं ना उनके सैलरी बहुत ही मिनिमम होती है। समझ में आया? तो एक तो इतनी सी सैलरी, ऊपर से बच्चों की कॉपी, पूरी इतने सारे बच्चे होते हैं सबकी कॉपी चेक करना, उन्हें एक एक चीज़ समझाना, उनकी एक एक लाइन पढ़ के कॉपी चेक करना, सोचो इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। फिर जब एग्जामिनेशन होता है तो आपको पता है कैसा एग्जामिनेशन होता है, UT होता है, PT होता है, फिर फाइनल एनुअल एग्जामिनेशन जिसे बोलते हैं, समझ रहे हो? तो इस तरह के कॉपीज चेक करने में भी टीचर्स को बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। लेकिन जब मैं बोलूँ हाई लेवल टीचर्स जो कि समझ लो ग्रेजुएशन को पढ़ा रहे हैं या फिर 10th एंड 12th को पढ़ा रहे हैं, वो टीचर्स बिल्कुल, वो लोग भी कॉपी चेक करते ही हैं, वो लोग भी कॉपी मांगते हैं। लेकिन उनमें एक चीज़ होती है कि उस टाइम तक बच्चा प्रॉपर स्पेलिंग बनाना भी सीख जाता है कि बंदा पढ़ सके। और सबसे बड़ी बात कि वो ठीक ठाक स्पेलिंग भी लिख लेता है, राइटिंग भी ठीक रहती है उसकी। तो टीचर्स उतना फोकस करके नहीं, और टीचर्स थोड़ा सा लिबरल हो जाते हैं 10th और 12th में कि अपने हिसाब से नोट्स बना लो, बस सही होना चाहिए। ठीक है। एंड उनकी सैलरी जो छोटे क्लास के टीचर्स होते हैं उनसे हाई होती है, तो थोड़ा सा वो चिल रह सकते हैं। लेकिन जो छोटे क्लास के जो टीचर्स होते हैं ना उनकी सैलरी बहुत मिनिमम होती है, उनसे काम भी बहुत कराया जाता है, जो कि डेफिनेट सी बात है कि जब आप छोटे बच्चों की जिम्मेदारी लेते हो तो वहीं से बेस बनता है। अगर यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ी हुआ तो आगे चल के वो उस तरह से नहीं कर पाएंगे, है ना? जैसे हम बोलते हैं ना, किसी बच्चे को हम देखते हैं अपने क्लास में, जिससे आप मान लो 10th या 12th में हो, और आप किसी बच्चे की कॉपी उठा के देख ले, उसकी राइटिंग स्पेलिंग इतनी गंदी है, तो उसके बेस में प्रॉब्लम है, उसको छोटे पे ये चीज़ नहीं सिखाई गई है, उसको प्रैक्टिस नहीं कराया गया, उसके ऊपर मेहनत नहीं किया गया। आप ये समझो उसकी गलती नहीं है, उस टाइम पे वो छोटा था तो उसके साथ ऐसा हुआ नहीं। और आपको आपके बहुत अच्छे से पेरेंट्स जो है मेहनत किया आपके साथ, आपके टीचर्स बहुत मेहनत किए, दैट्स वाई। तो मैं बताना क्या चाह रही हूँ, इससे क्या होता है ना, फ्रस्ट्रेशन डेवलप होता है कि आपकी, पहली बात तो आपकी सैलरी आपका बिगेस्ट मोटिवेशन होता है। मैं एज ए टीचर प्रोफेशन की बात करूँ तो इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल प्रोफेशन। फॉर मी इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल आई गेस, क्योंकि ये वो प्रोफेशन होता है जिसमें बच्चे आपको बहुत ही ज़्यादा, यू नो, दे आर वेरी क्लोज टू देम, स्पेशली फॉर फीमेल टीचर्स आई गेस, क्योंकि बहुत ही क्लोजनेस फील करते हैं, दे कैन शेयर ईच एंड एवरीथिंग, एंड वी आर देयर बेस्ट फ्रेंड्स ना। चाहे वो बड़े क्लास को पढ़ा रहे हो, चाहे वो छोटे क्लास को पढ़ा रहे हो ना। एंड द सेकेंड पार्ट इज सैलरी ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरे को भी कुछ अपने पर्सनल फुलफिलमेंट्स हैं, मैं भी बहुत सारे ऐसा ड्रीम्स लेकर आई हूँ ताकि मैं अपनी फर्स्ट सैलरी से ये काम करूँगी। डेफिनेटली देयर आर सम, यू नो, आवर मिशंस एंड विजन्स ऑफ व्हेन आई विल बी द
सक्सेसफुल पर्सन, तो जो मेरी सैलरी होगी वो उससे मैं ये करूँगी। हर बच्चा कहीं ना कहीं इमेजिन करता है, वैसे ही एज अ टीचर भी वो लोग ऐसा ही इमेजिन करते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि जब वो उनको सैलरी नहीं मिलती है तो फ्रस्ट्रेशन डेवलप होता है, तो हम काम अच्छे से कर ही नहीं पाएंगे, है ना। जैसे आपको मान लो आपसे काम इतना कराया जा रहा हो, आपको एक्स्ट्रा टाइम भी देना पड़े। जैसे आपने ये चीज़ देखी होगी कि हम टीचर्स के फ्री टाइम में भी घुस के पूछ लेते हैं, ठीक है, और टीचर्स को बताना होता है बिकॉज देयर ड्यूटी इज़ टू टेल द स्टूडेंट्स टू क्लियर देयर डाउट्स, ठीक है। तो बच्चा जो होता है वो टीचर्स के खाली स्पेस में भी उससे क्वेश्चन पूछ रहा है ना। जहाँ टीचर का फ्री पीरियड है उसका अरेंजमेंट भी लगा दिया जा रहा है स्कूल के द्वारा। तो टीचर को जब आप 24 घंटे बिजी रख रहे हो, प्लस उसकी सैलरी या फिर बोलो वेजेस इतने कम है, सैलरी इतनी कम तो वो अडाप्ट नहीं कर पाता एंड इट लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन, है ना। फिर वो फ्रस्ट्रेशन निकालता है डंडे मार मार के कि यार तूने बुक नहीं ले आई है, अब तुम देखो, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट आई नीड टू एक्सप्लेन इज कि लेबर्स भी होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। जैसे मैंने बताया कि जो टीचर अपना फ्रस्ट्रेशन डंडे मार के निकालता है, तो लेबर्स जो है ना अपने मालिक को डंडे नहीं मार सकता, ठीक है, वो नहीं कर सकता ऐसा। लेबर जो कि एक फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं वो बहुत ही, जैसे आप कोई ऐसी फैक्ट्री में काम करो जहाँ बड़ी बड़ी मशीनरी से, पता है वहाँ पे कितना खतरा होता है कि आपका हाथ पैर कट जाए, बहुत डिफ़िकल्टी होती है एक वर्कर को वहाँ वर्क करने में। उसका ऑलरेडी खतरे वाला जॉब है, ठीक है। तो वो तो यही इमेजिन करेगा ना कि यार मुझे एक सेफ्टी मेजर्स प्रोवाइड हो, है ना। अब मान लो कि मैं एक फैक्ट्री वर्कर हूँ, मैं एक मजदूर हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या सीन होता है वहाँ पे। और समझ लो मैं एक ऐसी फैक्ट्री में काम करती हूँ जहाँ पे वुड कटिंग का काम होता है, बहुत ही बड़ी बड़ी मशीनरीज है और वो बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। अगर मैं ध्यान न दूँ तो शायद मेरा हाथ भी कट जाए। सोचो मैं इतनी डिफ़िकल्टी लेके बस अपनी फैमिली को चलाने के लिए ये काम कर रही हूँ, पहला चीज़। दूसरा, मुझे बहुत कम सैलरी मिल रही है इतने खतरे वाली जॉब करने के बाद भी, ठीक है, चलो मैं उसमें भी एडजस्ट कर रही हूँ। तीसरा कि मुझे ओवर टाइम कराया जा रहा है, यानी मैं 8 से 10 घंटे काम कर सकती हूँ लेकिन मुझे 12-12, 14-14 घंटे जबरी काम करवाया जा रहा है, ठीक है। मुझे छुट्टियाँ ही नहीं मिल रही हैं, मतलब मैं अगर छुट्टी लेने के लिए अपील कर रही हूँ तो वहाँ से आ रहा है ऑर्डर कि एक काम करो हमेशा के लिए छुट्टी ले लो, यानी तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। तो डर के मारे भाई मुझे छुट्टी भी नहीं मिल रही है। तो इस तरीके के जब हालात एक लेबर के पास होते हैं ना, तो उसके पास स्ट्राइक करने के अलावा, प्रोटेस्ट करने के अलावा अब कोई ऑप्शन नहीं बचता, क्योंकि उसको अपनी सैलरी बढ़वानी होती है, क्योंकि वो उसमें खुश नहीं है। वो काम कहाँ से करेगा, वो अपनी फैमिली ही नहीं चला पा रहा है, जीविका ही नहीं चला पा रहा, तो काम करने का क्या फ़ायदा जब वो अपनी पेट नहीं भर पा रहा, फैमिली का भी पेट नहीं भर पा रहा, है ना। उसकी ऑलरेडी उसकी जॉब एक खतरे वाली है और उसकी पूरी जो फैक्ट्री है वो ऐसा कुछ भी काम नहीं करे जिससे वर्कर्स को जैसे आपने देखा होगा ना कि साइट पे वर्कर्स की डेथ वगैरह हो जाती है, उसके बाद सारे लेबर इकट्ठा होकर प्रोटेस्ट करने लगते हैं। वो इसीलिए करते हैं क्योंकि अपनी तरीके से फैक्ट्री कोई भी ऐसा सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं लेती जिससे उनके जो है वो सुरक्षित रह सके। इसके लिए भी वो अगेंस्ट खड़े होते हैं और वो अपनी राइट्स की डिमांड करते हैं, लेबर राइट्स की डिमांड करते हैं कि हम इसके अगेंस्ट जाएंगे डेफिनेटली, ठीक है, और हमें हमारा अधिकार दो, अदरवाइज हम ऐसे ही प्रोटेस्ट करते रहेंगे, तुम्हारी कंपनी बंद कर देंगे पूरी की पूरी। समझ में आया? ओके। सो लेबर मूवमेंट्स का जो मूवमेंट होता है ये इंक्लूड करता है स्ट्राइक होते हैं, इसमें प्रोटेस्ट होती है, यूनियंस बनाए जाते हैं, सब अपने अपने यूनियन बना लेते हैं, है ना, और एक दूसरे की हेल्प करना चालू करते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविज्म एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इंडिया की जब हम बात करेंगे तो ये लेट 90 एंड अर्ली 20 में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होता है, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है प्रॉपरली, तो ये जो लेबर मूवमेंट है वो चालू हो जाता है, ठीक है। ओके, लेट्स सी द वेरियस एग्जांपल्स ऑफ इंडियन मूवमेंट्स, इंडियन लेबर मूवमेंट। तो पहला आप देख सकते हो एक एसोसिएशन बनाया गया था बाय NM लोखंडे, मुंबई मिल हैंड एसोसिएशन 1890। इसमें हुआ क्या कि ये वर्कर्स के राइट्स के लिए, जो वर्कर टेक्सटाइल मिल में वर्क कर रहे हैं उसके राइट्स के लिए उन्होंने स्टैंड लेना चालू किया एंड ही फॉर्म एन एसोसिएशन। सेकेंड देख सकते हो एक स्ट्राइक हुई थी 1899 में, दैट इज ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे स्ट्राइक हुई थी, ये अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। एंड द थर्ड वन इज ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC 1920। ये इस्टेब्लिश किया गया था जितने भी ट्रेड यूनियन के वर्कर्स हैं उनका एक कॉमन प्लेटफॉर्म देने के लिए, ठीक है।
ओके, सो लीडर्स आपको पता चल गए हैं, एन.एम. लोखंडे, लाला लाजपत राय, बी.पी. वाडिया. दीज आर सम की इमेजेस, या फिर आप बोल सकते हो द लीडर्स विच आर वेरी फेमस दोज डेज, जो लेबर मूवमेंट के लिए प्रोटेस्ट करते थे, उनके राइट्स के लिए स्टैंड लेते थे. समझ में आया? सो आई होप आपको समझ में आया होगा लेबर मूवमेंट. मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में समझा रही हूँ, आप अपने वर्ड्स में आराम से लिख सकते हो इसे. एंड व्हाट आर दोज की पॉइंट्स जिसको मैं बोल रही हूँ, आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं. डेफिनेटली एग्जाम्पल्स आप नोट डाउन कर सकते हैं. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इज completed guys. Next I'll be going to discuss Dalit movement, so stay tuned, stay connected. Thank you so much. Jai Shri Ram.